नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल इंस्पायर दिस स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे इंदिरा गांधी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ था और वो कितनी निडरता वाली थी और उसमें देश प्रेम कैसे कुट 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 भरा था, वो सब हमने उसमें देखा। और आज हम बात करने वाले हैं आगे की कहानी। तो दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुँचती रहे और दूसरों तक भी पहुँचती रहे। यहाँ एक रोचक बात यह है कि इंदिरा को जानवर से बहुत प्यार था और उसने जब उसने गुड़िया जला दी तब से उसकी बेस्ट फ्रेंड ख़त्म हो गई थी। इसलिए ज़िंदगी में एक तो एक बेस्ट फ्रेंड होना ही चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता है वो अक्सर उससे दूर रहते, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू है वो देश के काम में बिजी रहते थे और जो कमला नेहरू थी उसकी माँ जो अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए उसको एक बेस्ट फ्रेंड तो चाहिए। और इंदिरा को बाहर जाने भी सख्त मना था, बिना किसी गार्ड यानी कि नौकर के बाहर जाने में भी उसकी पूरी पाबंदी थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने जानवरों से दोस्ती शुरू की। उनके पास कबूतर से लेकर खरगोश, कुत्ते, भालू तक सभी जानवर थे। इसके अलावा लखनऊ जू में जब वो गए तब उसको चीते उपहार में दिए गए, जिसका नाम उन्होंने भीम, भैरव और हिडम्बा रखा था। कमाल की बात है ना, आजकल की लड़कियां तो कुत्तों और बकरों से भी डरती है और इंदिरा चीते पालने के शौक रखती थी। इनका यही पशु प्रेम देखते हुए जब वो हिमालय गई तो उन्हें वहाँ भी एक क्यूट पांडा उपहार में दे दिया। अब तक इंदिरा सिर्फ 16 साल की थी। इंदिरा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर लिया और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर निर्मित जो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय था उसमें थोड़ी सी शिक्षा हासिल की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्रियदर्शनी का नाम दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी को आगे शिक्षा के लिए दो ऑप्शन थे, एक था पेरिस और एक था इंग्लैंड, पर उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चुनती है जो इंग्लैंड में है। उसकी वजह होती है उसका क्रश फिरोज गांधी। एक बार जो वो लंदन इकोनॉमी स्कूल में पढ़ रहे थे, जब ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही होती है तब उसे फ्लैग सेरेमनी होती है और अचानक से ब्रिटिश पुलिस वहाँ आकर लाठीचार्ज कर देती है। फिरोज गांधी है इनके हाथ में झंडा थमा देते हैं और ब्रिटिश फौज इनके ऊपर लाठियाँ बरसाती है, लेकिन यह झंडा नहीं गिरने देती है। वो इंदिरा गांधी का पहला सामना था लाठीचार्ज से। इसके बाद दोनों एक दूसरे को जान गए थे। इसके बाद दूसरी बार इनकी मुलाकात राजीव गांधी से मार्च 1930 में हुई थी, जब इंदिरा की मां कमला नेहरू इलाहाबाद में एक कॉलेज के सामने धरना दे रही थी। गर्मी और बीमारी की वजह से वो बेहोश हो गई और ऐसे में फिरोज गांधी भी उस समय उस धरने में शामिल थे। उन्होंने कमला नेहरू को संभाला और उनके घर ले गए। इसके बाद तो फिरोज को इंदिरा के घर आना जाना खुल गया। जब भी दोनों खाली होते थे तब ढेर सारी बातें करते थे, उसमें देश को लेकर, नेचर को लेकर हर तरह की बातें होती थी। फिरोज के सेवा भाव वाले व्यवहार से इंदिरा काफ़ी आकर्षित थी। इतिहासकार कहते हैं कि इन 3 साल तक इंदिरा और फिरोज की आपस में बातें होती रही। इसी बीच फिरोज ने इंदिरा को प्रपोज भी किया, लेकिन लड़की ही क्या जो पहले ही प्रपोजल में मान जाए। इंदिरा ने एकदम साफ मना कर दिया। इसमें नाकाम हुए फिरोज अब तक अपनी पढ़ाई की तरह सजाग हो गए और लंदन स्कूल में इकोनॉमिक में पढ़ाई के लिए जा चुके थे। तो इंदिरा को एक्सपर्ट जाने के पीछे मुख्य कारण इंदिरा के क्रश फिरोज भी थे। लगभग 1935 से 36 में इंदिरा इंग्लैंड में एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा में बैठी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। उसकी मुख्य वजह थी उनकी माँ की बीमारी भी थी, जो तय दिल से लंबे समय से काफ़ी बीमार थी और इनका देहांत भी इसी साल हुआ। ये इंदिरा के लिए बड़ा सदमा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परीक्षा पास ना करने के बाद उन्होंने ब्रिस्टल शहर के बैडमिंटन स्कूल में कुछ वक्त बिताया। इसके बाद 1936 में उन्होंने परीक्षा पास की और समरविल कॉलेज ऑफ एक्सपर्ट में प्रवेश पा लिया। इस समय इनकी मुलाकात अक्सर फिरोज से होने लगी। माँ की मौत के सदमे से उबरने के लिए फिरोज इंदिरा की बहुत मदद की और इसकी वजह से दोनों में नज़दीकियाँ भी बढ़ गई और धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1941 में इंडिया वापस आ गई। जिस वक्त वो वापस आई तब हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब थे। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड बुरी तरह से उलझा हुआ था और मौके की नज़ाकत देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेज़ों छोड़ो आंदोलन चला दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था और उनके साथ उनके पिता नेहरू को भी जेल में थे। इंदिरा फिरोज से शादी का मन बना चुकी थी। इसकी जानकारी इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को दे दी। जवाहरलाल नेहरू से पहले ही इंदिरा को इस शादी से उनके डॉक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि इंदिरा
माँ की मौत के बाद बहुत कमज़ोर हो गई थी और इनका फैमिली का डॉक्टर का कहना था कि वो इस लायक नहीं है कि गर्भधारण कर सके, इसलिए उसको बेहतर होगा कि वो शादी ना करे। लेकिन इंदिरा ने किसी की बात नहीं सुनी और आखिर में उसने 1942 में इंदिरा ने इलाहाबाद में फिरोज से शादी कर ली। अब कमाल की बात तो ये है कि जिस डॉक्टर ने इंदिरा को स्वास्थ्य का हवाला देकर शादी के लिए कुछ समय मना किया था, वो अगले 2 सालों में इंदिरा ने 1944 में बेटे राजीव को जन्म दिया। फिरोज पारसी थे और इंदिरा हिंदू थी। इस वजह से इंदिरा और फिरोज दोनों की जोड़ी को खासा नापसंद किया जाता था, क्योंकि राजनीति में धर्म का तड़का तब भी लगता था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को समर्थन दिया और ये सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कि जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध शामिल था, मैं अपमानजनक पत्रों को लेखकों को अपने गुस्से को कम करने के लिए और इस शादी में आकर नवयुगल को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने ही राजनीति की छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया। तब भी से इंदिरा नेहरू में से इंदिरा गांधी और फिरोज पारसी में से फिरोज गांधी बन गया। इस तरह महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में एक भूसा लाने से बचा लिया था। इसके बाद इंदिरा की पॉलिटिक्स में अपनी सक्रियता बढ़ाती गई और नेशनल आंदोलन में हिस्सा लेती है, कई बार जेल जाती है। इनके पति फिरोज गांधी भी राजनीति में बहुत एक्टिव रहते हैं। राजनीति में इंदिरा लाल बहादुर शास्त्री के अंतर्गत काम करती है। शुरू में तो वो लाल बहादुर शास्त्री से इतनी प्रभावित नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे लाल बहादुर शास्त्री को करीब से जानती है और उनसे प्रभावित होती है। वक्त बीतता जाता है। सन 1947 में देश आज़ाद होता है। 1946 में उसने दूसरे बेटे को जन्म देती है, जिनका नाम वो संजय गांधी रखती है। इसके बाद उनके पिता जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा के लिए ये बड़ा गर्व का मौका था। इसके बाद इंदिरा अपने पिता के साथ इलाहाबाद से दिल्ली आ जाती है, क्योंकि आज़ादी के बाद दंगे भड़क चुके थे और शायद अब तक के भारत के सबसे बड़े दंगे थे। ऐसे में महात्मा गांधी इंदिरा से उस वक्त कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे और देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंदिरा ये बात सुनते ही दिल्ली में एक जगह जाती है जहाँ की लोकेलिटी मुस्लिम होती है। वहाँ सब लोग बहुत डरे हुए थे। वैसे वो हालात ही ऐसे थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत डरे हुए थे। तब इंदिरा मुस्लिम लोकेलिटी के लीडर से बात करती है, उन्हें समझाती है कि वो उसको रिस्टोर करने में मदद करे। उन्हें आश्वासन देती है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। शुरू में तो वो लीडर इंदिरा को मना ही कर देते हैं, साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि हमारी जान लेने तुले हुए आदमी हमारी से शांति से वार्ता करेंगे। लेकिन जब इंदिरा उन्हें कन्विंस करती है तो वो मान जाते हैं। इसी तरह इंदिरा ने हिंदू के जो लीडर थे उससे भी बात की और उसको भी कन्विंस किया। और इस किस्से के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा की बहुत प्रभावित होती है और उनकी वाहवाही होती है। इंदिरा की बहादुरी का एक और भी किस्सा है। इंदिरा जब कार में जा रही थी ना, तब 200 लोगों की भीड़ है, वो एक आदमी के पीछे दौड़ रही थी। इंदिरा उस आदमी को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखकर कार को रोक लेती है और भीड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो। तब भीड़ में से उनका लीडर निकलकर कहता है कि ये दूसरे धर्म का आदमी है, आप हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन इंदिरा तो इंदिरा थी, वो डरने वालों में से नहीं थी। वो कहती है कि तुम मेरे रहते हुए इस आदमी को नहीं मार सकते, इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इंदिरा के तेवर देखकर पूरी भीड़ दबे पांव वापस लौट जाती है। दिल्ली में इंदिरा सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में काम करती है, लेकिन फिरोज इलाहाबाद नहीं छोड़ते, क्योंकि फिरोज तब द नेशनल हेराल्ड में एडिटर का काम कर रहे थे। इस न्यूज़पेपर को मोतीलाल नेहरू ने ही शुरू किया था, लेकिन इंदिरा का जाना शायद फिरोज को पसंद नहीं आया था। वैसे 1951 से 52 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज गांधी के लिए बहुत से चुनाव सभा आयोजित की और उनके समर्थन में चलने वाले चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय फिरोज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इंदिरा के दिल्ली जाने के बाद फिरोज सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा चेहरा बन गया था। शायद ये सहयोग नहीं था, लेकिन इसी साल 1955 में फिरोज ने कांग्रेस पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया था। इंदिरा गांधी इस साल पार्टी का वर्किंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य बनी थी। फिरोज ने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टी कृष्णा आचार्य का नाम भी शामिल था। कहा जाता है कि वित्त मंत्री तब जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था और फिरोज की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शायद यही वजह थी कि उन दोनों में, फिरोज और इंदिरा में दूरी आ गई और धीरे धीरे ये दूरी बढ़ने लगी।
फिरोज़ के इतने बढ़िया काम के बाद भी इंदिरा ने कभी भी संसद में उनकी तारीफ नहीं की। इसके बाद सन 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी तब उन्होंने सुनिश्चित किया कि केरल में चुनी हुई पहली कम्युनिस्ट सरकार को पलटकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कहा जाता है कि कम्युनिस्ट सरकार गिराने की वजह से फिरोज़ इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने आनंद भवन में की नाश्ते की मेज़ पर इसके लिए इंदिरा को फांसी तक सुना दिया था और उस वक्त नेहरू भी वहां मौजूद थे। इसके बाद एक स्पीच में आपातकाल के संकेत भी दे दिए थे। फिरोज़ ने केरल के मामले में जिस तरह की प्रतिक्रिया दी वो इंदिरा के लिए चेतावनी की तरह थी और उसे इंदिरा ने गंभीरता से लिया और उन्होंने अपना समय पूरा होने से पहले ही पार्टी के अध्यक्ष से पद से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद 1960 में वो छुट्टियां मनाने कश्मीर चले गए। इसके बाद सन 1960 में ही दिल का दौरा पड़ने पर फिरोज़ गांधी की मौत हो गई और उनकी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी खत्म हो गई। इसके बाद 27 मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू का भी निधन हो गया। एक के बाद एक ऐसे झटके लगने से वजह से इंदिरा का इतना अवसादग्रस्त हो गई कि उन्होंने राजनीति में न उतरने का फैसला कर लिया। लगभग सन 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें राजनीति में उतरने के लिए बहुत कन्विंस किया। अगर लाल बहादुर शास्त्री ना होते तो शायद इंदिरा फिर कभी चुनाव ना लड़ती। शायद शास्त्री जी ने ही समझाने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ना और जीता भी और उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री के साथ रहकर उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाई और राजनीति में खुद को मजबूत किया। 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का भी उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद बहुमत के चुनाव में इंदिरा गांधी को के कामराज के मदद के द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। तो दोस्तों ये वीडियो में यही समाप्त करता हूँ और आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखेंगे। नमस्कार।